नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक स्रोत हैं छत्तीसगढ़ के वैदिक काल से जुड़े हुए। जी। खास तौर पर वो समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। बिल्कुल। तो इन स्रोतों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्या थी। क्या वैदिक ग्रंथों में इसका कोई जिक्र, कोई निशान मिलता है? हाँ, यही देखना है। मतलब ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल में इन स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिदृश्य कैसा उभरता है। चलिए फिर शुरू करते हैं ऋग्वेदिक काल से। यह है करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय। स्रोत कहते हैं कि इस दौरान छत्तीसगढ़ का कोई सीधा प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है। हाँ, ये बात गौर करने लायक है। ऐसा क्यों है? ये थोड़ा अजीब लगता है। देखिए, बात यह है कि ऋग्वेदिक काल में जो आर्य संस्कृति थी उसका फैलाव मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में था, जिसे हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। अच्छा, सरस्वती नदी के आसपास वाला इलाका। हाँ, बिल्कुल। उनका जो भौगोलिक केंद्र था वो वहीं था। मध्य भारत या फिर दक्षिण भारत की तरफ उनका विस्तार तब तक हुआ ही नहीं था। तो जाहिर है फिर छत्तीसगढ़ का जिक्र कहाँ से आता? सही कहा। इसीलिए उस जमाने का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र का वर्णन नहीं मिलता। वो उनकी जानकारी के दायरे से बाहर था। लेकिन क्या आसपास के इलाकों का भी जिक्र नहीं है? कुछ तो अंदाजा लगता होगा। हाँ, ये दिलचस्प है। ऋग्वेद में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है, लेकिन दक्षिण पर्वत के नाम से। दक्षिण पर्वत। और नर्मदा नदी का भी जिक्र है, रेवा नदी के नाम से। रेवा नदी। तो ये दिखाता है कि उनकी भौगोलिक जानकारी की एक सीमा थी। वो विंध्य और नर्मदा तक तो पहुंचे थे, या कम से कम उनके बारे में सुना था, पर छत्तीसगढ़ शायद उस ज्ञात सीमा के परे था। समझ गया। तो जानकारी की सीमा ही वहां तक थी। अच्छा, अब आते हैं उत्तर वैदिक काल पर। यह हुआ करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व। जी। क्या इस दौरान कुछ बदला? स्रोत बताते हैं कि इस समय आर्यों का प्रसार दक्षिण की ओर और मध्य भारत में भी हुआ। हाँ, बिल्कुल। उत्तर वैदिक काल में तस्वीर काफी बदलती है। आर्य संस्कृति का विस्तार पूरब और दक्षिण दोनों दिशाओं में हुआ। तो क्या इसका असर छत्तीसगढ़ पर पड़ा? निश्चित रूप से। भौगोलिक ज्ञान बढ़ा। इसका प्रमाण हमें बाद के वैदिक साहित्य में मिलता है। जैसे कौशिक की उपनिषद है, उसमें विंध्याचल पर्वत का साफ जिक्र है। अच्छा। और शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथ हैं जो बहुत अहम माने जाते हैं, उनमें तो पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों तक का उल्लेख मिलने लगता है। अरे वाह, मतलब जानकारी का दायरा काफी बढ़ गया था। जी बिल्कुल। ये भौगोलिक ज्ञान में एक बड़ी छलांग थी, और नर्मदा का रेवा नाम से जिक्र तो जारी ही रहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बढ़े हुए ज्ञान में क्या छत्तीसगढ़ का जिक्र आने लगा? देखिए, सीधे छत्तीसगढ़ नाम से तो नहीं, लेकिन स्रोत ये इशारा करते हैं कि इसी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रवेश और प्रसार इस क्षेत्र में हुआ होगा। अच्छा, किस आधार पर? विंध्य और नर्मदा का बार बार जिक्र होना और आर्यों का दक्षिण की तरफ बढ़ना, ये सब संकेत हैं कि वे इस इलाके के संपर्क में आ रहे थे या इसके बारे में जान रहे थे। मतलब सीधा जिक्र भले ना हो, पर एक अप्रत्यक्ष जुड़ाव देखने लगता है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी एक बात साफ लगती है कि छत्तीसगढ़ उस दौर की जो मुख्य ऐतिहासिक या राजनीतिक घटनाएं थीं, जिनका जिक्र इन वैदिक ग्रंथों में प्रमुखता से मिलता है, उनका केंद्र नहीं बना। मतलब फोकस कहीं और था। हाँ, ऐसा लगता है। ये ग्रंथ ज्यादातर गंगा यमुना के मैदानों या फिर उत्तर पश्चिम के घटनाक्रमों पर ही केंद्रित दिखाई देते हैं। तो अगर हम इन स्रोतों का सार निकालें, तो ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आर्यों का प्रभाव क्षेत्र तब तक सीमित था। बिल्कुल सही।